Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to start a topic of class ninth, social science, part civics, chapter number 2. What is democracy and why democracy? You might be surprised at why I had not started the first chapter. लेकिन जब आप क्लास नाइन्थ का सीबीएसई सिलेबस पढ़ेंगे यू विल फाइंड आउट दैट द फर्स्ट चैप्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। इसलिए हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, पर क्या करें, सीबीएसई ने उसे एक्सक्लूड कर दिया है अभी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जब फर्स्ट चैप्टर एक्सक्लूड हो चुका है तो आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि वो फर्स्ट टॉपिक में वो पिनोशी वगैरह जो सब दिए हुए हैं वो सब फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी। मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं बच्चों को समझा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी था, और दोबारा मैंने बोला व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो बच्चे क्या क्वेश्चन करेंगे, सर अभी तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ाया था डेमोक्रेसी का, आज फिर से समझा रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो वो बच्चे क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछेंगे, तो उनके लिए मैं क्या आंसर दूंगा। मेरा ये आंसर होगा कि हम हर चीज हर चैप्टर में हर बात को अलग तरीके से समझते हैं। तो बच्चे कहेंगे हम एक बार समझ तो गए चीज को कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, और बड़े बड़े विद्वान लोगों के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं वो मुझे कि डेमोक्रेसी इज अ पीपुल्स गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल। मैंने कहा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिले मुझे, तो मैंने उन्हें एक बात समझाई। तो एक बच्चे ने यह भी मुझसे पूछा कि डेमोक्रेसी की डिफाइन हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है उसकी। तो मैंने कहा कि चैप्टर के लिए या किसी चीज के लिए डिफाइन पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें उसका मतलब समझना चाहिए। ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डिफाइन इस चैप्टर के हिसाब से दी गई है, वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the government. Sorry, in which the rulers are elected by the people. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people या public. इससे एक बात तो क्लियर होगी, बेसिक नॉलेज क्लियर हो गई कि डेमोक्रेसी वही होती है जहां पर जनता चूज करती है अपने रूलर को। जहां पे जनता चूज नहीं करती है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं होती है। तो ऑटोमेटिकली हम अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाट आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अ गवर्नमेंट विच हैज अ किंग रूल इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट, a rule of a dictator is not a democratic government, or a military rule cannot be considered as a democratic, but the government which is elected by the people is known as a democratic government. कम से कम इस डिफाइन से ये डिफरेंशिएट तो हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरप्राइज कर देंगी आपको। इस डिफाइन को अब जरा मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 4 पार्ट्स में जरा ध्यान से देखना, उन चारों पार्टों को बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाया गया है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर, सबसे पहले रूलर कौन होते हैं, आर इलेक्टेड, इलेक्शन इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल 4 पॉइंट मिले हमें, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स, पीपल और इलेक्शंस। चलिए इसी से कहानी समझेंगे। मैं आपको ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जहां पे जनता चूज करती है लेकिन उसके बावजूद भी वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा।
सबसे पहले चलते हैं अपने बचपन के दोस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान की कहानी को लेकर ये कहानी तब की है जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। खैर, कहने के लिए तो हर बार है वहां पे डेमोक्रेसी। तब परवेज मुशर्रफ आर्मी के हेड हुआ करते थे और 1999 में उन्होंने अपने देश पे मिलिट्री कूप करवाया, तख्ता पलट करवा दिया मिलिट्री से अटैक करवाकर, और फिर पूरे देश पर रूल करने लग गए। सुना ध्यान से, पूरे देश पर रूल। हालांकि उन्होंने इसके बाद एक वोटिंग कराई थी, रेफरेंडम कहते हैं जिसे हम, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ वोटिंग इन विच यू आर आस्क्ड टू वोट इन अ यस और नो। आपसे वोट की कहा जाएगा लेकिन केवल यस और नो में। कोई भी एक प्रपोजल दिया जाएगा, यू हैव टू आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, बस ये होता है। जनता के सामने कहा कि क्या मैं देश का प्रेसिडेंट बना रहा हूं 5 साल तक, रेफरेंडम करवाया और उस रेफरेंडम का जो आंसर था वो आया यस। हालांकि ये पाया गया था बाद में कि ये जो रेफरेंडम करवाया था वो एक तरीके से फ्रॉड की तरह करवाया था। ये पूरी गवर्नमेंट इसके हाथ में थी, जैसा चाहे वैसा करवा सकते थे। अब देश पे सरकार इसकी बन चुकी है और 2002 में उसने एक लॉ पास किया, सबसे भयंकर लॉ जिसे कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके तहत इसके पास राइट आ चुकी थी, मतलब अब ये संविधान को अमेंड कर सकता था, बदल सकता था। बदलते बदलते इसने इतनी चीजें बदल दी कि देश में कुछ भी बदला जाएगा तो वो कौन बदल सकता है? केवल आर्मी के हेड्स या आर्मी के ऑफिसर्स। देश में इलेक्शंस होंगे, नेशनल असेंबली भी सेलेक्ट होगी, स्टेट असेंबलीज भी बनेगी, लेकिन जो भी मेन डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा? केवल आर्मी के ऑफिसर्स। और किसी के पास भी राइट नहीं था इसके अलावा, आर्मी ऑफिसर्स के अलावा। जरा आपने बात समझी कि यहां पे इलेक्शंस भी होंगे, लीडर्स भी आएंगे, पार्लियामेंट में भी बैठेंगे, लेकिन उनके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। तो कुछ समझ में आया मेरे हिसाब से आपको? क्या ये देश डेमोक्रेटिक लग रहा है आपको? नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होता है जहां पे जो रूलर है, हमारा पहला पॉइंट पता था, रूलर, वो जो रूलर है हमारा, उसके पास ही डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, तभी वो देश डेमोक्रेटिक माना जाता है, नहीं तो वो देश डेमोक्रेटिक नहीं होता। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अभी मैंने आपको बताया रूलर, अब मैं एक देश की कहानी और बताता हूं आपको। एक ऐसा देश जहां पे इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, लेकिन इलेक्शंस होते हैं और जो जीतता है वही सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वो जो है, वो जो जगह है हमारी, या वो कंट्री का नाम है चाइना। चाइना नाम तो आजकल बहुत सुन रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत फेमस हो चुका है। चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां की जो पार्लियामेंट है वो पीपुल्स कांग्रेस है। वो मतलब एक तरीके से इसका नाम बड़ा अजीब, नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं, और उसका अगर हम रियल नेम पढ़े तो बड़ा अजीब सा है, ख्वेंगो रेमिन दाइब्यू दाहुई। पढ़ के देखना जरा इसे, ये इसकी पार्लियामेंट है। अब क्या होता है जरा देखना, यहां पे इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद। इलेक्शंस पूरे देश में होते हैं और पूरे देश के लीडर सिलेक्ट होते हैं और अपना एक हेड को चूज करते हैं, हमारे देश की तरह। उसके बाद क्या होता है कि वही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं ये देश डेमोक्रेटिक नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो गया इस देश में? हुआ ये है कि यहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकती हैं। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको उस पार्टी के साथ मिलना होगा। इसका मतलब केवल यहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है ना। चाहे आपको वो लीडर पसंद आए नहीं आए, आपको इलेक्ट उसे ही करना होगा। यही होता है चाइना में। सिंगल पार्टी है तो जनता के सामने क्या नहीं है? चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, और जब जनता के सामने चॉइस नहीं है तो वो देश डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता। क्योंकि मैंने आपको पीपल के बारे में बताया, इलेक्शंस के बारे में बताया। यहां पे इलेक्शंस जो हैं वो फ्री नहीं है।
हर किसी के लिए इलेक्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर आप उस पार्टी के से हो तभी आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसा देश के बारे में बताता हूं, एक ऐसा देश जहां पे इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी जीतती है उसकी गवर्नमेंट बनती है, जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है वही सारे डिसीजंस लेती है, और वहां पे कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन तब भी वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है, तब भी वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है ना। अजीब बात। ऐसा एक देश है आपका मैक्सिको। जो आपका मैक्सिको है वो करीबन करीबन 1930 में आजाद हुआ था, और 1930 से लेकर 2000 तक हर 6 ईयर के बाद वहां पे इलेक्शंस होते हैं, आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। और वहां पर सबसे बड़ी वजह यह है, मतलब इलेक्शंस में पार्टीज हैं लेकिन हमेशा वहां पर एक ही पार्टी इलेक्शन जीती है, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। केवल एक ही पार्टी वहां पे हमेशा इलेक्शन जीतती है। इतने साल तक नहीं जीत पाएगा भाई कोई। कुछ ना कुछ काला है, दाल ही पूरी काली लग रही है मुझे तो यहाँ पर। कैसे दाल काली है, क्या करती है ये पार्टी? ये पार्टी जो है, अब जब पूरे देश पे हमेशा इसी की गवर्नमेंट बनती है तो सब पे कंट्रोल भी करती है। ये धोखाधड़ी से इलेक्शन जीतती है, अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीतती है, अनफेयर। क्या करती है सुनना ध्यान से, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका ही नहीं देती कि चुनाव प्रचार कर सके, इलेक्शन कैंपेन कर सके। यहां की जो मीडिया है वो केवल इसी की बड़ाई करती है, दूसरी पार्टीज के बारे में छाप ही नहीं सकती। ये पार्टी इलेक्शन से पहले टीचर्स को फोर्स करते हैं कि आप हमारे लिए वोट करवाएं पेरेंट्स से, और लास्ट मूवमेंट पर पोलिंग बूथ चेंज कर देते हैं और जो इनके वोटर्स हैं उनसे वोट डलवा देते हैं बस। अब जरा खुद सोचिए, मान लीजिए आपको यहां से वोटिंग करने आना और आपकी जो पोलिंग बूथ है वो आपके घर से महज 100 या 200 मीटर्स दूर है केवल, तो आप खुशी से जा सकते हैं। लेकिन आपको पता चला कि वो अब 200 किलोमीटर दूर है, तो नहीं आएंगे ना। ये अपने लोगों को बस में भर के भेज देते होंगे, इलेक्शंस करा देते होंगे और जीत जाते होंगे। तो इस तरीके से 70 ईयर्स तक कंट्रीज गवर्नमेंट बनी थी इसकी। चाइना और मैक्सिको की कहानी से हमें एक बात पता चली कि वो देश जहां पे इलेक्शंस हो, रूलर्स भी वही बने जो जनता चूज करे और वही सारे डिसीजंस ले, तब भी वो देश डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। तब तक नहीं हो सकते जब तक इलेक्शंस, पॉइंट चल रहा हमारा, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना जरूरी है, समझ आया? अब तक हमारे सामने 2 पॉइंट आ चुके हैं। रूलर्स कौन से होने चाहिए? जो डिसीजन लें। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर। लेकिन अब मैं तीसरी बात बताता हूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पीपुल्स इक्वल नहीं माने जाते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, वहां पे वुमेन जो है उनकी अधिकार 2 वुमेन इक्वल्स टू 1 मैन है वहां पर। कुछ देश हैं जैसे कि फिजी, वहां पर फिजी जो कंट्री है, वहां पर जो इंडियन फिजी रहते हैं उनके पास उनके वोट की वैल्यू काफी कम है। ये समझ लो वोट की वैल्यू जो है वहां पे काफी कम है, आधी वैल्यू समझ लो आप। तो ऐसी एक देश है, और एस्टोनिया, एस्टोनिया। तो वहां पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से वोट देने दिया जाता है, मुश्किल से। रशियन माइनॉरिटीज को मुश्किल से वोट दिया जाता है। फिजी में, इंडियन फिजी की वोट की वैल्यू कम है, और सऊदी अरेबिया में वुमेन्स के अधिकार कम है। तो जरा सोचिए, ये वो देश है जहां पे इलेक्शंस हो भी जाएंगे तो भी वो देश डेमोक्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अ डेमोक्रेसी हर पर्सन जो अडल्ट है उसके पास राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए, और हर वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक टॉपिक तो क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको 3 देशों की 3 चीजों के बारे में समझा दिया। रूलर्स कौन से होने चाहिए, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, और पीपल कौन से होने चाहिए। अब हमारा एक टॉपिक बचा है इसमें, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए आपको वेट करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी आएंगी इसमें अभी आगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो आप लाइव सेशन में आइए या कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए।
तब तक के लिए गुड बाय।